हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। देश में कोरोना दोगुनी रफ्तार से वापसी कर चुका है। हर रोज बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों के बाद कई शहरों में लॉकडाउन और कर्फ्यू के आदेश जारी किए गए हैं। हरियाणा में भी नाइट कर्फ्यू के आदेश हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह कि क्या कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मामलों पर नाइट कर्फ्यू लगाना ही एकमात्र कदम है? क्या इसके अलावा कोई और दूसरा वैकल्पिक रास्ता भी हो सकता है? और कैसे लोगों को ज्यादा से ज्यादा समझाया जा सकता है? एक रिपोर्ट आप देखिए। कोरोना महामारी ने तांडव मचा रखा है। भारत में बेकाबू कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। देश में कोरोना के नए केस हर रोज रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 2 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए, जबकि लगातार दूसरे दिन देश में 1000 से ज्यादा मौत हुई हैं। पिछले कुछ दिनों से देश में लगातार हर रोज 1.5 लाख से ज्यादा कोरोना के पॉजिटिव केस सामने आने के बाद अब 2 लाख के पार पहुंचे आंकड़े काफी चिंताजनक हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में महाराष्ट्र में 58,952, उत्तर प्रदेश में 20,510, दिल्ली में 17,282, छत्तीसगढ़ में 14,250, मध्य प्रदेश में 9,720, गुजरात में 7,410 और बिहार में 4,786 नए केस दर्ज किए गए। इस वक्त महाराष्ट्र में कोरोना सबसे ज्यादा अपना कहर बरपा रहा है। यही वजह है कि महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने के लिए ब्रेक द चेन का ऐलान किया। महाराष्ट्र में ब्रेक द चेन कर्फ्यू के पहले दिन चारों तरफ सन्नाटा दिखाई दिया। धारा 144 लगाने के बाद मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर सिर्फ पुलिस गश्त करती नजर आई। महाराष्ट्र में मिशन ब्रेक द चेन के लिए धारा 144 लगाई गई। देश की राजधानी दिल्ली में भी कोरोना की चपेट से बाहर नहीं है। दिल्ली में बीते कुछ दिनों से लगातार कोरोना के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में 17,282 नए मरीजों की पुष्टि हुई। दिल्ली में भी हालात महाराष्ट्र जैसे ना हो, इसके लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान किया। आज LG साहब के साथ मीटिंग हुई थी और सबने मिलके ये निर्णय लिए हैं कि वीकेंड के ऊपर कर्फ्यू दिल्ली के अंदर लगाया जाएगा। इसका कारण ये है कि लगभग हफ्ते के दौरान, वर्किंग डेज के दौरान आदमी को अपनी कमाई करने के लिए जाना होता है, आदमी को अपने काम पे जाना होता है। लेकिन वीकेंड में अक्सर जो लोग निकलते हैं वो अपने एंटरटेनमेंट के लिए या दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए निकलते हैं, जो कि कर्टेल की जा सकती है, जो कि जिसके ऊपर अंकुश लगाया जा सकता है। उससे बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसीलिए चेन तोड़ने के लिए वीकेंड के ऊपर, ताकि लोग ज्यादा संपर्क में ना आए, वीकेंड के ऊपर कर्फ्यू लगाया जा रहा है। यानी अब दिल्ली में शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू जारी रहेगा। इस दौरान दिल्ली में बाजार, मॉल, जिम, स्पा, निजी दफ्तर बंद रहेंगे। हालांकि शादी समारोह के लिए कर्फ्यू पास दिए जाएंगे। सिनेमा हॉल में भी 30% दर्शकों को आने की अनुमति होगी। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान रेस्टोरेंट बंद रहेंगे, लेकिन होम डिलीवरी की सुविधा जारी रहेगी। साथ ही साप्ताहिक बाजार भी बारी बारी से खुलेंगे और जरूरी सेवाओं, अंतर्राज्यीय परिवहन सेवा वीकेंड कर्फ्यू नियम से बाहर होंगे। कोरोना के कहर से हरियाणा भी बाहर नहीं है। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना मामलों को देखते हुए पहले ही नाइट कर्फ्यू के आदेश दिए जा चुके हैं, जिसके तहत रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक आम आदमी की आवाजाही पर रोक लगाई गई है। पुलिस सख्ती से लोगों को नाइट कर्फ्यू का पालन करवा रही है। इस बीच लोगों को लॉकडाउन का भी डर सता रहा है। हालांकि सरकार हरियाणा में लॉकडाउन लगाए जाने से उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पहले ही इनकार कर चुके हैं। मैं एक हरियाणा में काम करने वाले व्यक्ति को विश्वास दिला देता हूं कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। प्रदेश लॉकडाउन की ओर नहीं चल रहा। प्रदेश सिर्फ व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जाए, जिसमें ये महामारी और ना फैले, उसके और एहतियातन कदम उठा रहे हैं। और इसके लिए तो प्रधानमंत्री ने स्वयं तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा करी थी।
उस समय भी कहा था कि हम लॉकडाउन की ओर नहीं जाएंगे, हमें तो सिर्फ कर्टेल करना है, और कर्टेल के लिए मुझे लगता है नाइट कर्फ्यू एक महत्वपूर्ण कदम है। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सीएम मनोहर लाल ने गुरुवार को डीसी, एसपी और सिविल सर्जन के साथ बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने जरूरी सुझाव दिए। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की कमी नहीं है। साथ ही उन्होंने भरोसा दिया कि फिलहाल सरकार प्रदेश में लॉकडाउन लगाने के पक्ष में नहीं है। उधर कोरोना के खिलाफ जारी जंग के बीच स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने प्रदेश भर के सभी उपायुक्तों, पुलिस कप्तानों और निगम कमिश्नरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर प्रदेश में और ज्यादा सख्ती करने के आदेश जारी किए। गृह मंत्री ने बताया कि वो प्रदेश में लॉकडाउन नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि लोगों की जान बचे और लोगों का कामकाज भी साथ साथ चलता रहे। इससे बचने के केवल दो तरीके हैं। पहला तरीका है लॉकडाउन, जिसको हम लगाना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि जिंदगी चलती भी रहे और बचती भी रहे। दूसरा तरीका है सख्ती। मैंने सभी अधिकारियों को कहा है कि सरकार की हिदायतों के अनुसार जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसको सख्ती से लागू करवाएं। सख्ती करने से जो लोगों की नाराजगी होगी उसको तो हम झेल लेंगे, लेकिन हम लाशों के ढेर नहीं देख सकते। कोरोना लगातार अपना कहर बरपा रहा है। स्कूलों में बढ़ते कोरोना के मामलों के बाद परीक्षाओं को भी रद्द और स्थगित किया गया। इसके तहत हरियाणा में 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया। हालांकि 12वीं की परीक्षाओं को लेकर अभी फैसला नहीं लिया गया। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की वार्षिक परीक्षाएं 12वीं की 20 तारीख से प्रारंभ हो रही थी और 10वीं की 22 अप्रैल से, लेकिन अभी भी जानकारी मिली है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने घोषणा की है कि 10वीं की परीक्षाएं रद्द की जाती हैं और 12वीं की परीक्षाएं स्थगित की जाती हैं। उनका कहना है कि जिस प्रकार से सीबीएसई ने किया है, बोर्ड, शिक्षा विभाग और बोर्ड उसी के अनुसार कार्रवाई करेंगे। बच्चों के हित के लिए जो सरकार ने निर्णय लिया है तो उसको सही मानना चाहिए हमें, क्योंकि पहले बच्चे का हित है, 9th और 11th है तो जान है। प्रदेश सरकार के लिए कोरोना की बढ़ती रफ्तार के साथ साथ किसान आंदोलन भी बड़ी चुनौती है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान लगातार धरना दे रहे हैं। सरकार एक तरफ कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए नाइट कर्फ्यू और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का सख्ती से पालन करवा रही है, लेकिन किसान आंदोलन में शामिल किसानों के बीच ये सभी नियम कमजोर पड़ रहे हैं। लगातार बढ़ रहे कोविड के मामलों को देखते हुए अब ये डर भी सताने लगा है कि किसान आंदोलन में कोरोना नियमों की अनदेखी कहीं बड़ी चूक न साबित हो। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। कोरोना का खतरा ज्यादा है और सरकार के सामने चुनौती बहुत बड़ी है और ऐसे में सवाल कई हैं, लेकिन हरियाणा न्यूज का भी आज एक सवाल है जो कि हम आपके सामने रख रहे हैं और जरा आपको सवाल दिखाएं। सवाल इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। सवाल यह कि कोरोना के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए क्या हरियाणा में भी मिनी लॉकडाउन लगना चाहिए? आपको लगता है कि वाकई में ऐसा होना चाहिए? तो हां के लिए आपको यस टाइप करना है, ना के लिए आपको नो टाइप करना है और दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आपको जल्दी से हमें अपना जवाब भेज देना है। और इस कार्यक्रम के आखिर में हम इस सवाल का जो जवाब आपके द्वारा दिया गया है वो आपके साथ साझा जरूर करेंगे। जरा अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं और आज के खास पैनल से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर मीत कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। डॉक्टर मीत, बहुत स्वागत है आपका। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता वंदना पोपली जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुकी हैं। वंदना जी, बहुत स्वागत है। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता निकिता अरोड़ा हमारे साथ कार्यक्रम में है। निकिता जी, बहुत स्वागत है। और इनेलो से प्रवक्ता सुखवंत सिंह हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सुखवंत जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मैं लेकिन शुरुआत डॉक्टर मीत आपसे ही करना चाह रहा हूं कि बहुत तेजी के साथ संक्रमण बढ़ रहा है, खतरा ज्यादा है, सरकार के सामने चुनौती बड़ी है। कोई भी सरकार नहीं चाहती कि उसके प्रदेश के हालात विकट हो जाएं, मुश्किल हो जाएं, लेकिन अब ऐसे में जो अभी तक प्रिवेंटिव एक्शन लिए जा रहे हैं, नाइट कर्फ्यू किया गया, स्कूलों को बंद किया गया, क्या और करना चाहिए? धन्यवाद।
देखिए, मैं इस टाइम पे ये समझता हूं सर कि हम लोग जिस परिस्थिति में हैं, ऑलरेडी एक विकट परिस्थिति में हम लोग पहुंच चुके हैं। इस समय पर जो भी एक्शन लिए जाएंगे दैट विल बी मोर फॉर डैमेज कंट्रोल रादर देन प्रिवेंटिव एक्शंस। तो अब जितना डैमेज ऑलरेडी हो चुका है, इससे ज्यादा और डैमेज की तरफ हम ना आगे बढ़े, इसके लिए एक्शंस उठाने पड़ेंगे। जो सरकार अपनी तरफ से आज की तारीख में प्रयत्न कर रही है बिल्कुल वैलिड है इन द सेंस नाइट कर्फ्यू लगाना, वीकेंड लॉकडाउन लगाना, मिनी लॉकडाउन लगाना, वट एवर दीज मेजर्स आर देयर, जो भी इस प्रकार के कदम सरकार उठा रही है बिल्कुल वाजिब है। और वाजिब इसलिए है क्योंकि अगर इस चेन को ना तोड़ा गया तो यह बहुत ही ज्यादा विकराल रूप धारण कर सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। जो कदम उठाए जा रहे हैं वो उठाने चाहिए। और यदि इस बात को समझूं, आप जो कह रहे थे कि अब तो हालात बिगड़ चुके हैं, अब ये प्रिवेंटिव एक्शन नहीं है, ये तो अब मौजूदा वक्त में जो हालात बिगड़ चुके हैं उसके लिए आप कदम उठा रहे हैं, यानी कि सरकार कदम उठा रही है। तो अब ये जो देरी हो चुकी है, जो सरकार ने देरी की, आप कदम उठाने में आप क्या आगे और करना चाहिए जो स्थिति बनी रहे, कम से कम और ज्यादा हालात ना बिगड़े? देखिए, हम जो आज की तारीख में हर एक न्यूज चैनल पर देख रहे हैं, ड्रग्स की शॉर्टेज हो रही है। रेमडेसिविर जो दवाई होती है जो वायरस के अगेंस्ट में लड़ने में कारगर होती है, वह सप्लाई में नहीं मिल रही है, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, हर तरह की अफवाहें आ रही है और ये प्रैक्टिकल चीज हो रही है। टोसिलिजुमैब जो दूसरी प्रकार की दवाई होती है वह मार्केट में अवेलेबल नहीं है। ऑक्सीजन सिलेंडर्स, लोग अस्पताल के गेटों पर अपने दम तोड़ रहे हैं। ऑक्सीजन जैसी इसेंशियल कमोडिटी की अवेलेबिलिटी की शॉर्टेज हो रही है। तो इस प्रकार की चीजों को देखते हुए सबसे पहले जो सरकार को कदम उठाने चाहिए कि इन प्रकार की चीजों की अवेलेबिलिटी, सिर्फ अवेलेबिलिटी नहीं, एम्पल अवेलेबिलिटी, यानी कि अधिकतम मात्रा में इनकी अवेलेबिलिटी को प्रोक्योर करके अवेलेबल कराया जाए। तीसरी एक जो चीज होनी चाहिए, जो कि हम लोग सरकार से निवेदन भी कर रहे हैं इस चीज को लेकर, मास वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाने चाहिए। भाई, विदेशों में जहां पर 18+ के लोगों को अनुमति दे दी गई है वैक्सीनेशन के लिए, मास वैक्सीनेशन के लिए, हमारे देश में आज भी हम लोग 45 विद कोमोर्बिडिटीज एवं 60+ के लिए वैक्सीनेशन कर रहे हैं। मेरा सुझाव यही रहेगा कि 18+ के सभी लोगों को वैक्सीनेशन करना चाहिए। हमारे पास आज तक 2 वैक्सीन अवेलेबल थी, हमारे पास 2 या 3 वैक्सीन और अवेलेबल हो गई हैं। इमरजेंसी यूज से उनको हटाकर रेगुलर यूज के लिए लाना चाहिए रशियन वैक्सीन को और कुछ और इस प्रकार की वैक्सीन को, ताकि मास वैक्सीनेशन करके हर्ड इम्यूनिटी अचीव की जाए और कोरोना की रफ्तार को थामा जा सके। ठीक है, मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन और आपसे लेना चाहता हूं कि ये नाइट कर्फ्यू जो लगाया गया है, ये कितना प्रभावी कदम है, और वो भी तब जब हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं, बहुत तेजी के साथ मामले सामने आ रहे हैं। नाइट कर्फ्यू कितना इफेक्टिव है? सर, इसका सिर्फ और सिर्फ इतना ही उद्देश्य है कि रात के समय में एक कॉन्सेप्ट पहले भी आया था, उसी कॉन्सेप्ट पर नाइट कर्फ्यू लगाया गया था कि वायरस यदि किसी भी सरफेस पर 10 से 12 घंटे तक आइडल पड़ा रहे, उसे छेड़खानी ना किया जाए तो वो मल्टीप्लाई नहीं होता, ग्रो नहीं करता, फैलता नहीं है। उसी कॉन्सेप्ट पर नाइट कर्फ्यू पहले भी लाया गया था और उसी कॉन्सेप्ट पर आज भी लाया जा रहा है। यदि वायरस को किसी भी सरफेस पर कुछ घंटों के लिए पड़ा रहे, में अगर ये स्प्रेड हो रहा है, एक्सट्रीम सिचुएशन में स्प्रेड हो रहा है, तो अब इसको रोकें कैसे? नाइट कर्फ्यू क्या है असरदार? हमें अगर प्रभावी तरीके से रोकना है सर, किसी भी तकलीफ में जब हम पढ़ते हैं तो कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी एक्शंस लिए जाते हैं। पहले हल्के कदम, उससे नहीं कंट्रोल होता तो उससे स्ट्रांग कदम, और उससे भी नहीं होता तो उससे ज्यादा स्ट्रांग कदम। ऐसा तो नहीं कि इसमें देरी हो जाएगी फिर और सिचुएशन क्रिटिकल हो जाए? सर, इसके लिए वॉचफुल डॉग की तरह काम करना चाहिए मेरे हिसाब से सरकार को, कि बिल्कुल पैनी नजर रखी जाए और हर एक घंटे के हिसाब से केसेस पर मॉनिटर की जाए। अगर केसेस जरा से भी लगता है कि लॉगरिथमिकली इंक्रीज हो रहे हैं, अपना नेक्स्ट कदम उठाने में देरी ना की जाए। ठीक है, कदम उठाने में बिल्कुल देरी नहीं होनी चाहिए इसमें, और सरकार को बहुत बारीकी से नजर इस पर बनानी चाहिए। वंदना जी, सरकार की क्या नजर है? और अभी तक नाइट कर्फ्यू को लेकर के हालांकि कई स्टेट के अंदर ये किया गया है, लेकिन कितना असरकारक आप इसको मान रहे हैं? कोरोना संक्रमण की जो चेन को तोड़ने के लिए कोशिश थी, क्या असल मायने में अभी कुछ ग्राफ कम होता आप देख पा रहे हैं? इसका असर हो रहा है? और हमारा पूरा ध्यान इस तरफ है। आपने देखा होगा कि आज मुख्यमंत्री जी की, डिप्टी सीएम की और गृह मंत्री की एक मीटिंग हुई थी और उन्होंने बहुत अच्छी बात यहाँ पर कही। अभी आप अनिल विज जी का भी बयान सुना रहे थे, उन्होंने कहा कि 2 स्टेप्स है, या तो लॉकडाउन हो जाए या हम सख्ती बरतें। तो लॉकडाउन तो मुझे लगता है कि ना तो हमारी सरकार इंटरेस्टेड है, ना ही हम लोग चाहेंगे कि ये लॉकडाउन लगाया जाए। हमारी कोशिश ये रहेगी, अंतिम निर्णय ये जरूर होगा अगर होगा भी तो, लेकिन फिलहाल हमारी कहीं से भी मंशा नहीं है लॉकडाउन लगाने की, क्योंकि आर्थिक गतिविधियां पिछली बार के लॉकडाउन में 6 महीने बाद लाइन पर आई थी। जहां तक मैं बात करूं चीजों की अवेलेबिलिटी की, तो मुख्यमंत्री जी ने बहुत क्लियरली यहाँ पर कहा है कि हमारे पास ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में है, हमारे पास वेंटिलेटर्स हैं, बेड की कमी नहीं है, पीपीई किट किसी भी चीज की कमी नहीं है। अगर जरूरत पड़ी तो हम इसको
जो हमारे प्राइवेट। नहीं वंदना जी, हमारे सामने एक तस्वीर है, हरियाणा में अभी थोड़ी बहुत संभली हुई सी स्थिति है, लेकिन हम बाकी राज्यों में देख रहे हैं, महाराष्ट्र में देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी देख रहे हैं, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, दिल्ली के अंदर भी ऐसी सिचुएशन बन रही है, बेड्स की कमी है। तो अब हमें पहले से पहले ही, क्योंकि इस बात का जिक्र डॉक्टर मीत कर रहे हैं कि हम अब उस एक्सट्रीम कंडीशन में पहुंच चुके हैं जहां पर हम जो पहले हमें कदम उठाने चाहिए थे वो हम अब उठा रहे हैं, तो हमने पहले ही बहुत हद तक देरी कर दी है, तो और ज्यादा देरी ना हो इसके लिए तो हमें सोचना होगा। तो हम बाकी राज्यों को देखते हुए पहले से एहतियाती कदम उठा सकते हैं। देखिए शुभेंदु, मुझे ये लगता है कि हम लोग ये मानकर चले, अगर मैं पूरे देश की बात करूं, कि हम लोग कहीं ना कहीं अंदर से मानने लगे थे कि वैक्सीनेशन अब शुरू हो गया है, वैक्सीन आ गई है, 2 आ गई हैं, उसके बाद 3 और भी आ गई हैं, तो कहीं ना कहीं हमने इस कोरोना पे काबू पा लिया। लेकिन ऐसा नहीं है, एकदम से जो वेव आई है उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। अगर हरियाणा की मैं बात करूं तो हम पूरी तरह से तैयार हैं, हमारे पास सारी तैयारियां पूरी हैं, कहीं पर भी कोई कमी नहीं आनी दी जाएगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से आश्वासन दिलवाना चाहती हूँ, और मुख्यमंत्री जी ने भी बहुत क्लियरली कहा कि हमारे पास सभी चीजों। नहीं वंदना जी, ये भरोसा तो बाकी राज्यों में भी दिया गया था, बाकी राज्यों के मंत्री, मुख्यमंत्री बार बार ये आश्वस्त करते रहे थे, लेकिन सिचुएशन ऐसी बन गई ना। और कई जगहों पर तो ऐसा भी हुआ है कि दवाइयों की शॉर्टेज हो रही है, वहां पर ब्लैक मार्केटिंग होती नजर आ रही है, वैक्सीन तक गायब हो जाती है, चोरी हो जाती है, लिस्टेड वहां पर जो देखा जाता है उसके बाद तो वहां पर तालमेल नहीं होता है। तो ये इतनी बड़ी, उसी मुद्दे पे मैं इसी का जवाब दे देती हूँ। आप रेमडेसिविर की बात कर रहे हैं, जैसे ही पता चला कि रेमडेसिविर की कमी हो सकती है आने वाले समय में, तो हमने उसका निर्यात बंद कर दिया। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि रेमडेसिविर की खाली रामबाण नहीं है, हमारे पास और भी, डॉक्टर नीत यहाँ पर बैठे हुए बता सकते हैं कि और भी बहुत सारे मेडिसिन है जो इसमें हेल्प कर सकते हैं। लेकिन एक दवाई का नाम आने पर उसका कहीं ना कहीं कोशिश की गई है। लेकिन मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी की तरफ से, गृह मंत्री जी की तरफ से बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि अगर कहीं पर ब्लैक मार्केटिंग होती दिखाई देती है तो बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। और जहाँ तक आप वैक्सीन के गायब होने की बात करें कि राजस्थान में एक ऐसा केस आया था कि वैक्सीन चोरी हो गई थी, लेकिन कमी कहीं पर भी नहीं है। आप ये देखिए, यूपी नंबर 1 पर है वैक्सीनेशन करने में, राजस्थान नंबर 2 पर है। बहुत तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो नॉन बीजेपी स्टेट्स है वहां पर वैक्सीन नहीं पहुंच रही, लेकिन आप ये देखिए नंबर 2 पर है राजस्थान, 1 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन वहां पर लग चुकी है। तो ये आरोप निराधार है, वैक्सीन सब जगह पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। हाँ, डॉक्टर नीत का ये अच्छा मुझे लगा कि हमें ये जो नंबर है उसका बढ़ाना चाहिए, 18 साल से ऊपर सभी को लगाना चाहिए, और हम जल्दी इस दिशा में भी काम करेंगे। और आईएमए के द्वारा भी एक चिट्ठी लिखी गई थी बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और ये मांग की गई थी कि अभी सभी एज ग्रुप को इस वैक्सीनेशन की ड्राइव के साथ जोड़ा जाना चाहिए। मैं जरा जल्दी से आगे बढ़ता हूँ। निकिता अरोड़ा जी, सरकार की जो तैयारियां हैं कितनी काफी आपको लग रही हैं, और नाइट कर्फ्यू, सरकारी स्कूलों को और प्राइवेट स्कूलों को पहली से 8वीं तक की कक्षाओं को बंद कर देना, ये आपको लगता है कि सिर्फ प्रभावी है, या फिर दिल्ली में जैसा हुआ वीकेंड लॉकडाउन या फिर वीकेंड कर्फ्यू उसको कह दिया जा रहा है, तो क्या ये कदम उठाने चाहिए? आपको क्या नजर आता है इसमें? बिल्कुल शुभेंदु, मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी कि जैसे डॉक्टर साहब ने बहुत ही सही तरीके से एक्सप्लेन किया है, यहाँ पर उन्होंने सीधे तौर पे ये कहा कि आज के डेट में ये डैमेज कंट्रोल हो रहा है, ना कि प्रिवेंटिव एक्शन। तो वो एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है हमारे फ्रंटलाइन वर्कर से, जो डॉक्टर खुद हैं। तो इसको मध्य नजर रखते हुए अगर मैं कहूँ तो अभी जो फिलहाल जो स्टेप्स लिए गए हैं वो अभी एडिक्वेट नहीं है, कम है। हमें भी हमें देखना चाहिए कि वीकेंड कर्फ्यू हमें भी एक्सटेंड करना चाहिए, ताकि दिल्ली एनसीआर में, क्योंकि दिल्ली से केसेस एनसीआर में आने के चांसेस भी बहुत हैं और यहाँ से वहां जाने के भी चांसेस बहुत हैं। तो आई थिंक वीकेंड कर्फ्यू भी लगाना चाहिए। और मेरे ख्याल में जो अभी भी कमी जो है, हमने जहाँ पे देखा, अभी वंदना जी कह रहे थे कि यूपी ने सबसे ज्यादा वैक्सीनेट किया है, बट अगर आप न्यूज रिपोर्ट्स देखें तो मैं ये आपको बताना चाहूंगी यहाँ पर कि जो वैक्सीनेशन के नाम पे वहां पे चल रहा है, रेबीज के शॉट्स दिए जा रहे हैं। तो मुझे तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं है कि वो दरअसल वैक्सीनेशन को लेके ये लोग बहुत सीरियस हैं। हम बार बार कहते आ रहे हैं कि वैक्सीनेशन की कमी जरूर है। इनफैक्ट हमारे हरियाणा के जो हेल्थ मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी हैं राजीव अरोड़ा जी ने 5-6 दिन पहले यही उन्होंने बयान दिया था कि हमारे पास भी, हरियाणा के पास भी वैक्सीन की कमी है। और इस चीज को हमारे मुख्यमंत्री जी ने तो प्राइम मिनिस्टर को भी बोला, तो ये कैसे कह रहे हैं कि हमारे प्रदेश में वैक्सीन की कमी नहीं है। और जिस प्रकार से वैक्सीन को एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है, उस पर हम लगातार हम कह रहे हैं कि हम मांग कर रहे हैं कि अभी आप एक्सपोर्ट पे रोक लगाइए, क्योंकि हमारे जो देश की जो पॉपुलेशन है वो 1.8 बिलियन है। तो उसके हिसाब से आपका जो एक्सपोर्ट हो रहा है वैक्सीन, वो
कहीं गुना ज्यादा है जितने लोगों में अभी तक इंडिया में लगा है। ठीक है। और बाकी हम ये भी कहते आ रहे हैं कि देखिए, लापरवाही मत कीजिए, बिल्कुल मतलब आप कंप्लेसेंट मत होइए। बट हमने पिछले 1 साल में देखा है हरियाणा में ही इन्होंने कोई भी किसी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट नहीं किया। आप मैं एग्जाम्पल, ठीक है, हम उस पर भी बात करेंगे कि एक साल में हम कितना बदल पाए अपने आप को और हमने कितनी चीजें और पहले के मुकाबले बेहतर की हैं। सुखवंत जी, ये वैक्सीन की कमी को लेकर के निकिता जी ने एक सवाल उठाया है। आपको लग रहा है कि वैक्सीन की कमी को लेकर के इससे पहले भी सवाल उठते रहे हैं, देश के कई राज्यों के अंदर इसको लेकर के कहा गया था कि वैक्सीन की कमी है, लेकिन प्रधानमंत्री ने उसके बाद तुरंत ही ये टीका उत्सव का अभियान शुरू कर दिया, जिसमें मेगा वैक्सीनेशन डे और ड्राइव इसमें शुरू की 11 से 14 तारीख तक। तो ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसको वहीं पे खंडित कर दिया गया था क्या उस टीका उत्सव के दौरान ही? शुभेंदु भाई, आप सब को नमस्कार। और देखो, प्रधानमंत्री जी की बात का तो आप विश्वास करें तो ये देश स्वर्ग बन चुका होता है। वो नए नए वर्ड निकाल के लेके आते हैं, टीका उत्सव, फलाना उत्सव, ताली बजाओ थाली बजाओ, वो एक अलग विषय है। मैं आज की बड़ी सीरियस आप लोगों ने डिबेट है, मैं उसके ऊपर, प्रधानमंत्री जी इस देश में सीरियस नहीं है, हम सीरियस डिबेट करते हैं। देखो, सबसे पहले तो अभी जो ये साथी बैठे हैं जो हेल्थ एक्सपर्ट के नाम पे आपने बिठा रखा है, इन्होंने साफ बहुत अच्छे तरीके से ये बात बताई कि किस किस चीज की कमी है। और शुभेंदु भाई, पिछली डिबेट में भी मैंने कहा था कि जिस प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्री जब बीमार हो और वो सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में ना जाकर के किसी प्राइवेट संस्था का सहारा लेता है, उसमें जाकर के एडमिट होता है, तो आप उस प्रदेश की तैयारियों को समझ सकते हैं। और ये भी समझ सकते हैं कि उस प्रदेश में रहने वाले लोगों को अपनी स्वास्थ्य सेवाओं पर कितना विश्वास होगा और कितनी प्रदेश सरकार की तैयारियां होंगी। देखो, कोरोना एक महामारी है शुभेंदु भाई, और इसमें हम सबको अपना ख्याल रखना चाहिए। मैं प्रदेश की जनता से भी इस बात की अपील करूंगा कि वो अपना ख्याल खुद रखें, क्योंकि ये प्रदेश की मौजूदा सरकार ये जुमलों की सरकार है, ये किसी का ख्याल नहीं रख सकती। जहां तक आपने टीके के उसकी बात की है शुभेंदु भाई, अभी तक तो ये जो कोरोना के जो टेस्टिंग किट है उसी के ऊपर डाउट है, और ये वैक्सीनेशन है, ये वैक्सीनेशन जो आंकड़ों का खेल यहाँ पे वंदना पोपली जी बैठ के खेलती हैं या बीजेपी के दूसरे प्रवक्ता खेलते हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। देखो, कोई भी है ना, यहाँ पे हेल्थ एक्सपर्ट बैठे हैं, किसी भी मशीन से जब वो टेस्ट करेंगे तो उसको क्लिनिकली जो है ना वो करेंगे, टेस्ट करेंगे, यानी कि ग्राउंड के ऊपर भी वो चीज दिखनी चाहिए। आंकड़ों की बात ग्राउंड के ऊपर दिखेगी तभी उसको कोरोबोरेट करके हम कह सकते हैं कि वो चीज सही है। अब सिर्फ एक चीज आप देखें कि एक तरफ तो कह रहे हैं कि जी हम लॉकडाउन नहीं लगाएंगे, दूसरी तरफ कह रहे हैं जान बचनी चाहिए। तो आप लोग, प्रदेश की सरकार जो मैनेजर होती है, जो इस तरह की आपदा में जिसका काम आगे बढ़ करके काम करना होता है, उसकी क्या तैयारियां किसी भी ना। नहीं तो सुखवंत जी, आप क्या चाहते हैं? ना स्वास्थ्य मंत्री नहीं, आप क्या चाहते हैं? वो तो कह रहे हैं कि लॉकडाउन नहीं लगाना चाहिए। मैं ये चाहता हूं, मैं शुभेंदु भाई, अगर जरूरी हो तो लॉकडाउन भी लगे, अगर जरूरी हो, क्योंकि जान सबसे जरूरी है। और शुभेंदु भाई, ये लोग आपदा में अवसर तलाशते हैं, इनके लिए तो आपदा आई है ना, उसको ये अपने व्यापारियों को कमवाएंगे, किसी को कुछ करवाएंगे, या आपदा में अवसर तलाशने वाले लोग हैं। चलिए, इनको प्रदेश की जनता के हितों से कुछ लेना देना नहीं। ठीक है, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुकते हैं, लेकिन जो बहुत सारे सवाल हो गए, मैं वंदना जी से ब्रेक के उस पार जरा जवाब लूंगा। और जवाब ये भी कि 1 साल में हमने कितना सिस्टम बेहतर किया है। 1 साल पहले 2020 में जो हालात थे, और हम बार बार कहते थे कि हमारा हेल्थ सिस्टम उतना ज्यादा बेहतर नहीं है, तो 1 साल के इस समय में हमने कितना अपने हेल्थ सिस्टम को और भी ज्यादा मजबूत किया है, उसको कितनी वैक्सीन दी है, उसको ऑक्सीजन कितनी मिली है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सभी खास मेहमान हमारे साथ लगातार कार्यक्रम में बने हुए, जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं। और बहुत सारे सवाल हो गए थे, वंदना जी से जरा जवाब ले लेते हैं। वंदना जी, एक तो वैक्सीन की कमी को लेकर के जो संकट बना, इसको लेकर के देश के कई राज्यों के अंदर विपक्षी खेमा कांग्रेस पार्टी लगातार आरोप लगाती रही, लेकिन एक तो बात वो भी है और दूसरा ये भी कि 1 साल के अंदर हमने सिस्टम को कितना बेहतर किया है। और 1 साल पहले जब हम ये कह रहे थे कि हमारे पास उतना बेहतर सिस्टम नहीं है और हमने ऐसी कभी बीमारी देखी भी नहीं, तो इसलिए हम उसके लिए तैयार भी नहीं थे, लेकिन अब 1 साल तक तो हमने तैयारी का समय दिया है और देश में सहयोग भी मिला है, तो कितना बदलाव हुआ है? देखिए शुभेंदु, मैंने सभी की बात सुनी और मैं इनकी बात का भी जवाब दूंगी कि मैंने इनकी शांति से बात सुनी, तो होपफुली ये भी मुझे बीच में टोकेंगे नहीं। सबसे पहले आपकी बात के जवाब से पहले मैं निकिता जी की बात का जवाब देना चाहूंगी। यहाँ पर ये फिर से बोल रहे थे कि वैक्सीन कम है, मुझे लगता है इसका बहुत अच्छा जवाब उन्होंने दिया कि टीकाकरण उत्सव मनाया
आपको बताना चाहूंगी, अगर मैं सिर्फ हरियाणा की अगर बात करूं तो हरियाणा में 11 से 14 अप्रैल तक हमने तकरीबन 6,37,000 हमने वैक्सीन जो है वो आज ही मुख्यमंत्री जी ने आंकड़ा दिया है, हमने ये वैक्सीन जो है लोगों को लगाई है। इसका नंबर हम बढ़ा रहे हैं, प्रोडक्शन भी बढ़ा रहे हैं। हमारा प्रोडक्शन हमारे देश की बनी हुई वैक्सीन है, जिसको मुझे गर्व है, हमारे वैज्ञानिकों ने इसको बनाया है और वो वैक्सीनेशन जो है सभी लोग ले रहे हैं। हालांकि तमाम तरह की अफवाहें उड़ाने की कोशिश की गई। अगर आप देखें कि कभी तो कहा कि कोरोना है ही नहीं, ये यहाँ पे कांग्रेस की प्रवक्ता यहाँ पर बैठी, इनके नेता बोलते रहे कि ये बिना बात पे फैलाया गया था। आज ये कोरोना को मान रहे हैं, वो बात अलग है। जहाँ तक दूसरी बात है, निकिता जी आता हूँ मैं आपके पास। चाहूंगी कि लॉकडाउन की अगर मैं बात करूं तो राहुल गांधी जी लगातार कहते रहे लॉकडाउन की जरूरत ही नहीं थी, बिना बात पे लॉकडाउन लगा दिया। आज ये बैठ कर लॉकडाउन को फिर से बोल रही है। हाँ, ये बात अलग है कि जब राहुल गांधी जी बयान दे रहे थे कि लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए तो पंजाब ने केंद्र से पहले ही उसको डिक्लेयर कर दिया था। ये स्थिति अलग है कि अपनी पार्टी में नहीं देखते हैं, इनको इस समय थोड़ा सीरियस होना चाहिए। इस समय आरोप लगाने का नहीं, देश पर एक कठिन समय है, उसको उनको देखना चाहिए। जहाँ तक अगली बात है, आप यहाँ पर मैं इनेलो की प्रवक्ता उनकी बात सुन रही थी, उन्होंने टेस्टिंग किट के बारे में बात की। उन्होंने एक चीज समझिए, पूरे विश्व में अभी तक कई चीजें हैं जो कोरोना को लेकर क्लियर नहीं हो पाई। हम स्थिति में इतने ज्यादा बेहतर हैं बाकी देशों से। आप ये देखिए, टेस्टिंग किट में अभी भी कोरोना जो पहले नाक से सैंपल लिए जाते थे और गले से सैंपल लिए जाते थे, अब वो पकड़ ही नहीं रहा। आपकी बॉडी में कोरोना है लेकिन इस टेस्टिंग किट से नहीं पकड़ रहा है। अभी यहाँ पे डॉक्टर साहब बैठे हैं, बता देंगे नए तरह के सिम्टम्स आ गए हैं। बुखार हो ना हो, आंख में प्रॉब्लम है, कान में प्रॉब्लम है, या सब आपको गले में खराश है तो भी कोरोना हो सकता है। तो ये नए रूप जो सामने आ रहे हैं उसके हिसाब से मुझे लगता है भारत ने बहुत अच्छा किया है। आपको मैं बताना चाहूंगी कि हमने वो जो हमारे यहाँ पर बेड की कमी, वंदना जी ठीक है, ये आपकी सारी बातें ठीक है, लेकिन जिन जिले मैं वंदना जी, अगर आप प्रदेश की बात करें तो मैं हरियाणा के उन जिलों की बात कर रहा हूं जहां पर बहुत तेजी के साथ संक्रमण बढ़ रहा है, चाहे वो गुरुग्राम हो, चाहे वो फरीदाबाद हो, चाहे वो सोनीपत हो। ये वो ऐसे जिले हैं जहां पर बहुत तेजी के साथ संक्रमण बढ़ रहा है और इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि पास में दिल्ली है। तो दिल्ली में जब अब बहुत एक्सट्रीम वाली सिचुएशन बनती जा रही है तो क्यों नहीं हरियाणा की सरकार ऐसे एनसीआर के उन इलाकों की, उन जिलों की बात करे जहां पर बहुत तेजी के साथ संक्रमण बढ़ रहा है और खास करके दिल्ली की वजह से। तो कोई ना कोई तो इस बारे में कदम उठाना होगा ना। दिल्ली के आसपास का जो एरिया है वो कनेक्टेड है, सोनीपत से है, गुड़गांव से है, फरीदाबाद से है। आपकी बात मैं सही मानती हूँ, एक समय में हमने कोशिश भी की थी, हमने पिछली बार मुझे याद है कि हमने सीमाओं को भी ब्लॉक कर दिया था। लेकिन एक चीज मुझे अभी भी याद है कि दिल्ली में पिछली बार इतना बुरा हाल हो गया था, जब अमित शाह जी उतरे तब जाके उस स्थिति कंट्रोल में हुई थी। मुख्यमंत्री जी की, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी की नाकामी रही थी, आज भी वो दिखाई दे रही है। लेकिन हम दिल्ली को भी ऐसे नहीं छोड़ सकते, ना हम गुड़गांव को छोड़ सकते हैं, ना सोनीपत को, ना फरीदाबाद को छोड़ सकते हैं। यहाँ पर मैं जो आपको सबसे बड़ी बात बताने जा रही थी कि हमने 85 दिन में 10 करोड़ टीके लगाए हैं। चाइना ने सर नहीं, वंदना जी ठीक है, आपने टीका लगाया, टीका उत्सव शुरू किया, लेकिन क्यों नहीं इन जिलों पर फोकस किया जा रहा है? आप देखिए ना, हर रोज 1000 से ज्यादा गुरुग्राम के अंदर बहुत तेजी से मामले बढ़ रहे हैं, तो क्यों नहीं कंटेनमेंट जोन या कोई और जिला स्तर पर कोई शुभेंदु पूरा फोकस है इस चीज के ऊपर और हमारा पूरा ध्यान इसकी तरफ है कि दिल्ली से जो कनेक्टेड एरियाज हैं वहां पर अगर हमें जरूरत लगेगी तो हम वहाँ पे एरिया को सील करने की बात करेंगे। लेकिन आप इस चीज को समझिए कि पिछली बार इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है 6 महीने बाद जाकर डेवलप हुई थी। गुड़गांव से दिल्ली और दिल्ली से गुड़गांव जाने वाले इतने सारे लोग हैं, स्थिति को देखते हुए हमें जैसे स्टेप लगेगा की जरूरत है उस हिसाब से हम स्टेप लेंगे। लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मेरी सरकार प्रतिबद्ध है कि कोरोना जो है उसके लिए हमारी तैयारियां पूरी हैं, हमारी पूरी कोशिश है। ये नहीं पहले, लेकिन एक सबसे बड़ी बात है कि जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहती हूँ, आपको भी कहना चाहिए, जहाँ बाकी प्रवक्ता बैठे उनको भी कहना चाहिए कि मास्क लगाएं, सबकी बरते, बिल्कुल, और सैनिटाइजर का यूज करें, सोशल डिस्टेंसिंग का यूज करें। यही एक हरियाणा न्यूज के माध्यम से लगातार ये अपील दर्शकों से की भी जाती रही है। लेकिन मैं निकिता जी, ये जिन जिलों के अंदर खतरा ज्यादा है, कम से कम हम बाकी राज्यों को देख रहे हैं, तो सबसे पहले हरियाणा के भी वो जिले जहां पर तेजी के साथ संक्रमण बढ़ रहा है, तो इस पर फोकस करना चाहिए, इसको लेकर के कुछ कदम उठाने चाहिए शुभेंदु। हमारी 1 साल की जो लर्निंग है वो उसको हमें अप्लाई करना चाहिए, बट यहाँ पर साइंटिफिक सूझबूझ ही नहीं है सरकार की। ये लोग तो एक्सपर्ट्स की भी नहीं सुनते, उनको गलत ठहरा देते हैं। जब उनकी नीयत ही ऐसी है, वो चाहते ही नहीं है कि एक्सपर्ट्स से ओपिनियन लिया जाए और उनके हिसाब से चला जाए,
तो मैं उसमें क्या कर सकती हूँ बताइए। बट मेरी दरख्वास्त अभी भी ये रहेगी कि इस पे फोकस किया जाए। बट मुझे आप 1 मिनट दीजिए, मैं यहाँ पर वंदना जी की बात को काउंटर करना चाहती हूँ कि बेसिकली यहाँ पर एक ना फितरत सी बन गई है कि बीजेपी के जितने भी प्रवक्ता आते हैं उनको झूठ बोलने की बहुत आदत सी हो गई है। तो अगर मैं पहली बात कहूँ कि फरवरी 2020 में जो सबसे पहले जिसने सरकार का ध्यान लाया था कोरोना महामारी के ऊपर, वो राहुल गांधी जी थे। वो बार बार बोलते गए कि प्लानिंग कीजिए, फटाफट से प्लानिंग कीजिए, क्योंकि ये बहुत तेजी रफ्तार से ये बीमारी फैल रही है। प्लानिंग कीजिए, प्लानिंग के नाम पे कुछ नहीं हुआ। टेस्टिंग करिए, टेस्टिंग नहीं करी। उन्होंने कहा कि वैक्सीन का प्रबंध करिए, उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए। पिछले साल पूरा टाइम हमारे एक इकलौते नेता हैं जो वो बार बार ये बात बोल रहे थे। और सरकार की तरफ से किस तरीके के बयान आते हैं, वो कहते हैं कि ये महामारी कोई हेल्थ इमरजेंसी है ही नहीं। जब हेल्थ मिनिस्टर ही कहता है कि महामारी एक हेल्थ इमरजेंसी है ही नहीं, तो किस तरीके का हमें किस तरीके का आश्वासन दे रही है सरकार की सब कुछ सही है। आज की डेट में हम गुजरात का नाम क्यों नहीं लेते? गुजरात से ऐसी दिल दहलाने वाली जो वीडियोस और पिक्चर्स सामने आ रही हैं कि लाइनें लगी हुई हैं एम्बुलेंसेज की हॉस्पिटल के बाहर। नहीं, अगर ऐसा है निकिता जी, तो छत्तीसगढ़ में भी तो कुछ हालात बेहतर नहीं है ना। छत्तीसगढ़ में भी तो हालात ठीक नहीं है ना। मैं आपको यही तो कह रही हूँ, कोई किसी तरह की प्लानिंग नहीं है। अब दोषारोपण तो नहीं करना चाहिए। अब तो ये है कि साथ में मिल करके कैसे कोई सुझाव हो तो वो दे करके सरकार को और अपने प्रदेश की जनता को बेहतर स्थिति में लाने की कोशिश होनी चाहिए। हम हमेशा यही कर रहे हैं। आप अगर मानेंगे नहीं, हमारे जितने भी कांग्रेस के वर्कर्स हैं, IYC के हो, NSUI के हो या फिर AICC के हो, वो घर घर जाके लोगों को इस चीज के बारे में जागरूक करें। और मैं एक बात और यहाँ रखना चाहूंगी, ऑक्सीजन की कमी दिल्ली NCR में भरपूर हो रखी है और IYC के हमारे ही नेता हैं और हमारे ही वर्कर्स हैं जो दिन रात लगे हुए हैं कि ऑक्सीजन ठीक है। और यही हम कह रहे हैं कि ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशन कम से कम हरियाणा के अंदर ना बन सके और पहले से तैयारी इस पर होनी चाहिए। लेकिन एक बड़ा सवाल यहां पर जागरूकता को लेकर के भी उठा है। मैं वंदना जी आपसे जवाब लूंगा, लेकिन सुखवंत सिंह जी, लगातार जब किसान आंदोलन चल रहा है तो आज मुख्यमंत्री के द्वारा भी अपील की गई है और तमाम मंत्रियों के द्वारा भी अपील बार बार की जा रही है किसानों से। तो आप तो इस किसान आंदोलन के साथ ही हैं और पूरी तरीके से समर्थन दिया जा चुका है। तो जो किसान धरना स्थल पर हैं, मास्क अगर नहीं लगा रहे हैं या टेस्टिंग नहीं करवा रहे हैं या कोरोना का टीका नहीं लगवा रहे हैं, तो एक अपील तो होनी चाहिए ना, अगर आप उनके साथ ही हैं तो। शुभेंदु भाई, पहली बात तो ये है कि किसान जो है वो प्रकृति के नजदीक रहने वाले व्यक्ति हैं, उनको कोरोना से कोई भय नहीं है। इसलिए वो मास्क लगाएं ना लगाएं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। यही तो बड़ी मुश्किल में डाल रही है ना आज कि हमें कोरोना नहीं हो सकता। आप अपने शब्द मेरे मुंह में डाल रहे हैं। नहीं सर, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे मुंह में डाल रहे हैं, तो मैं कंप्लीट कर लूं उसके बाद ही आप कह रहे हैं। नहीं सर, नहीं, मैं अपने शब्द आपके मुंह में क्यों डालूंगा? आपको बुलाया इसलिए गया है कि आप अपनी बात रख सके। लेकिन मैं तो ये कहना चाह रहा हूं, आपने सवाल पूछा, मेरे को जवाब देने दो ना। जी बिल्कुल। आपने सवाल ये पूछा कि किसानों को प्रिकॉशंस रखने चाहिए कि नहीं रखने चाहिए, मैं जवाब दे रहा हूं। और मैं जवाब ये दे रहा हूं कि ये इम्यूनिटी बेस्ड डिजीज है, जिसमें इम्यूनिटी जिस व्यक्ति की कमजोर होगी उसको सबसे ज्यादा पहले ये अपने उसमें ले गया चंगुल में। और किसानों की इम्यूनिटी बहुत ज्यादा है क्योंकि वो प्रकृति के नजदीक रहते हैं। और इस कोरोना की आड़ में अगर किसान आंदोलन को समाप्त करवाने की कोई साजिश है तो हम उसका विरोध करते हैं। अगर ये इस प्रकार की बात करते हैं, किसानों अब तक आप ये कह रहे हैं किसानों को बैठे हुए जो ग्रामीण इलाके हैं, जो ग्रामीण इलाके हैं या जहां पर जैसे उत्तराखंड, हिमाचल, ये इन राज्यों के अंदर केसेस तो फिर आने नहीं चाहिए। छत्तीसगढ़ जैसे इलाके, इनमें तो केसेस आने नहीं चाहिए। आप कहां किसान आंदोलन से उत्तराखंड के इलाके? मैं तो आप प्रकृति के नजदीक वाली बात कर रहे हैं ना। किसान हरियाणा और पंजाब के जो किसान बैठे हैं उनकी बात कर रहे हैं। मैंने तो ये आपसे पूछा था कि क्या उनसे भी अपील की जाएगी? अगर आप उनके साथ हैं तो आप उनको बचाने के लिए, कम से कम उनकी जिंदगी बहुत अनमोल है, उनको समझाने के लिए आप अपील करेंगे? मेरा तो सवाल आपसे ये है। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि उनको कोरोना नहीं हो सकता। शुभेंदु भाई, किसानों की जिंदगी अनमोल इस देश के लिए, मैं ये कह रहा हूं किसानों की जिंदगी इस देश के लिए अनमोल कहां है? अगर अनमोल होती तो 350-400 किसान चले गए। अब आपको कोरोना दिखाई दे रहा है। अब किसानों की जिंदगी इतनी अच्छी लगने लगी इस देश को और हम सबको लगने लगी, तो क्या उससे पहले किसी ने अपील की कि बस सरकार उनकी बात मांग को मांगे?
आज कोरोना के बहाने जब ये बात कोशिश की जा रही है कि किसानों की जिंदगी दिखाई दे रही है, मैं ये कह रहा हूं कि इम्यूनिटी बेस्ड एक जब बीमारी है और किसानों की इम्यूनिटी सबसे मजबूत है क्योंकि वो प्रकृति के उसमें रहते हैं। और कोई एक आंकड़ा बताएं कि पिछले 4-6 महीने से बैठे हुए किसानों में कोरोना फैला क्या? क्योंकि टेस्टिंग नहीं हो रही ना सर, टेस्टिंग हो ही नहीं रही वहां पर, तो नहीं फैला, नहीं अरे शुभेंदु भाई नहीं फैला, अदरवाइज ज्यादा नहीं बढ़ता क्या? आप कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं, मैं तो सर जो फैक्ट है मैं सिर्फ वो बता रहा हूं। ठीक है, वंदना जी कुछ कहना चाह रही हैं, वंदना जी इस पर जवाब दीजिए। हाँ, मैं भी आंकड़ों पे जाइए ना, आप आंकड़ों पे देखें कि कितना कोरोना फैला है। किसान यहाँ पे बैठे हैं तो ठीक है। वंदना जी, जी बड़ा गैर जिम्मेदाराना बयान दिया आज आपने, मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी, आप इस तरह की बात करते नहीं है। लेकिन मुझे बड़ी हैरानी हुई, आपने बोला कि किसानों को कोरोना नहीं हो सकता, इनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है। अब किसकी इम्यूनिटी कैसी है ये आप नहीं बता सकते हैं। बिल्कुल सही आपको प्रश्न किया शुभेंदु ने, वो एरियाज जो प्रकृति के नजदीक है, अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात कर लें तो कैसे फैला है आप बताओ? बात कर लेंगे, वहाँ पर क्या कोरोना नहीं फैल रहा? क्या छत्तीसगढ़ में, उत्तराखंड में कोरोना नहीं फैल रहा है? तो ये नेचर के करीब बना जो बिल्कुल गले से नहीं उतरा। और बिल्कुल सही बात है, किसान आंदोलन छत्तीसगढ़ में पहुंच गए। राजनीति करिए लेकिन इस तरह से इतना स्तर मत गिराइए कि आपने सीधा किसान आंदोलन की बात करो, हरियाणा पंजाब के किसानों की बात करो। किसानों को कोरोना, मुझे ये बताइए क्यों नहीं हो सकता किसानों को कोरोना? ये तो कोरोना से अगर बचाने की हम कोशिश कर रहे हैं तो आपको लग रहा है कि वो आंदोलन खत्म कर रहे हैं। पहली बात किसान आपकी हमारी तरह कमरों में नहीं बैठते। आंदोलन है, कुछ किसानों को बहकाकर बिठाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आज देश के सामने पूरी पोल आप विपक्ष की खुल चुकी है कि आप लोग हैं इसके पीछे। और कुछ किसान जितने बंदी है, ये किसानों का आंदोलन नहीं है, ये सबके सामने आ चुका है। दूसरी बात पोल पट्टी आप लोगों की खुल चुकी है, आप लोगों को गाँव में घुसने नहीं दिया जा रहा। हालत ये हो चुकी कि माननीय मुख्यमंत्री किसी गाँव में नहीं जा सकते, डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं जा सकते, पोल आपकी खुली है। वंदना जी, पोल आपकी खुली है, अब जाकर के दिखाओ किसी गांव में, किसी पब्लिक फंक्शन में जाकर के दिखाओ। चलिए ठीक है, एक मिनट, ठीक है सुषमा जी, वंदना जी एक मिनट, अगर ठीक है, अगर वहां पर टेस्टिंग नहीं हो रही है, वंदना जी अगर टेस्टिंग नहीं हो रही है और अगर कोई भी शख्स प्रदेश का अगर वो टेस्टिंग नहीं करवा रहा है तो ये जिम्मेदारी तो सरकार की भी बनती है ना। सरकार भी तो कोशिश करे ना, अगर वो टेस्टिंग में शामिल नहीं हो रहे हैं, वो टीका उत्सव में शामिल नहीं हो रहे हैं, तो कम से कम उनको जागरूक किया जाए, उन तक पहुंचाई जाए जानकारी भी। बिल्कुल लगातार अपील हो रही है और आज मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात की अपील की है कि जो किसान है वो टेस्टिंग कराएं और कोरोना से अपने आप को बचाएं। और हम कोशिश भी करें कि सैनिटाइजर, मास्क वगैरह वहाँ पर प्रोवाइड करें। अरे क्या बात करनी है, नहीं लगाते वहाँ पे बंदा? अरे क्यों मुझे बात वैसे पूरा नहीं होगा, किसानों का है ना, आपका नहीं होगा, आपने चिल्लाना है। एक चीज नहीं बताइए, आपका जो गलत लक्ष्य लेकर आप चल रही है पूरा नहीं होगा। किसानों के नंबर आपकी ना पूरा नहीं होगा और बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी है, हमारी अपील है। आपने देखा होगा मंत्री जी से उन्होंने भी बात किया, मैं 11 बार हमारे किसान भाइयों को सबके सामने आ गया था 26 जनवरी को। ठीक है, बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाने के लिए भी कोशिशें अब तेज हो चुकी हैं और इसी के लिए ठीक है पार्टी ठीक है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर जागरूक कैसे किया जाएगा। मैं ठीक है थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। ठीक है मीर जी, एक सवाल ये कि कई लोगों में आज भी एक भ्रम है कि हमें कोरोना नहीं हो सकता है, और ये हम शुरुआत से 2020 से देखते आ रहे हैं। लोगों की एक मानसिकता भी होती है कि हमें कोरोना नहीं हो सकता है, तो ये हम कैसे मान लें कि सामने वाले जो शख्स है उसकी इम्यूनिटी बड़ी मजबूत हो सकती है और उसको कोरोना नहीं हो सकता। देखिए पूरी तरह से मैं समझता हूं कि इस बात में तथ्य में सच्चाई के भरोसे पर हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसका साधारण सा कारण यह है कि हाँ, तथ्यों के आधार पर अगर हम लोग बात करते हैं तो यह बात ठीक है कि कोरोना संक्रमण होने की संभावना जिन व्यक्तियों को कुछ कोमोर्बिडिटीज होती हैं, जैसे कि डायबिटीज होना, ब्लड प्रेशर की तकलीफ होना, हार्ट की तकलीफ होना, किडनी की तकलीफ होना, इस तरह की, या कैंसर सर्वाइवर्स हैं, तो इस प्रकार के लोगों के अंदर, और खासकर जिन लोगों की उम्र थोड़ी ज्यादा होती है, ज्यादा उम्र होना और साथ में इस प्रकार की तकलीफों का कोएग्जिस्ट करना, तो इस प्रकार के लोगों के अंदर कोरोना होने का
संक्रमण होने की संभावना ज्यादा रहती है। किंतु हम लोग जो सेकेंड वेव में देख रहे हैं ये इसके इस विचारधारा के बिल्कुल विपरीत है। हर प्रकार के मरीजों को जिन्हें कोई सिम्टम हो या ना हो उनके अंदर कोरोना आ रहा है। सांस फूलती है, सीटी स्कैन कराते हैं, उसके अंदर कोरोना होता है और सिग्निफिकेंट अमाउंट में लंग के अंदर डैमेज होता है। 30%, 40%, 50% ऑक्सीजन डिपेंडेंट होकर आते हैं और इसके अलावा कोरोना कराते हैं। ज्यादातर लोगों में जरूर कोरोना पॉजिटिव आता है, पर कुछ लोगों में इनमें से कोरोना नेगेटिव भी आ रहा है। तो हम लोग आज की तारीख में यही डिबेट कर रहे हैं कि कोरोना का सीटी स्कैन और जो पीसीआर टेस्ट है दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है कोरोना को पकड़ने के लिए। तो जो कहने का मतलब है, कोई यदि ये बोलता है कि भाई किसी एक व्यक्ति को कोरोना नहीं हो सकता, वो पिछले वाले डेटा के हिसाब से, लास्ट ईयर वाले डेटा के हिसाब से कुछ हद तक शायद सही होता कि इन लोगों को होने की संभावना ज्यादा है। पर इस वाले वेव के अंदर यह पूरी तरह से विपरीत देखा जा रहा है। बच्चों तक को, 13 साल के बच्चे हमारे अस्पताल में भर्ती हैं, न्यूबॉर्न्स को अब तक कोरोना होने की रिपोर्ट्स आने लग गई हैं। जो नवजात शिशु हैं उनको भी कोरोना के संक्रमण की अब दिखने लगी है। ये जो नई वेव है, ये जो सेकेंड वेव की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें डॉक्टर मीत के हम ये देख रहे हैं कि नए तरीके का एक वेरिएंट है। आखिर कारण क्या है जो हमने देखा कि पहले के मुकाबले रिकॉर्ड तोड़ आंकड़े जो सामने आ रहे हैं, इसका कारण क्या है? कोई नया वेरिएंट है जो कि ज्यादा घातक है या प्रभावशाली है? मतलब देखिए, हम लोग इसके अंदर इस बात को इस तरह से देख सकते हैं, हमें कोई डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ कोरोना या इंडियन स्ट्रेन ऑफ कोरोना की आज की तारीख में पुष्टि नहीं हुई है। इस प्रकार को, इस वाले स्ट्रेन को हम लोग इस तरह से देख सकते हैं कि यह पहले के मुकाबले में थोड़ा सा रेजिस्टेंट हो गया है, थोड़ा सा ज्यादा अग्रेसिव हो गया है, जो कि पहले के मुकाबले में 4 से 5 गुना ज्यादा इन्फेक्टिव हो गया है। इसका मतलब यह हुआ कि भाई पहले आज भाई एक कमरे के अंदर एक व्यक्ति को होता था, बाकी लोगों को नहीं होता था, किंतु उतने ही समय के एक्सपोजर में वह एक व्यक्ति से फैलकर 5 लोगों को फैला देता है। तो इन्फेक्टिविटी रेट काफी ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि जो नया वेरिएंट है या फिर हम जो मान ले कि नया जो स्ट्रेन है, वो उसको जो अभी तक हमारी मेडिसिन है या दोनों हमारी जो वैक्सीन है, क्या उससे निपटने के लिए वो काफी है या नए तरीके की शोध इसमें होनी चाहिए, नई वैक्सीन डेवलप हो? क्या इसमें क्या चीजें हैं? ये आपने बहुत ही उम्दा सवाल पूछा। इसके लिए मैं ना आपको सिंपल एक जरूरी चीज बताना चाहूंगा कि जो हमारे हाथ में आज की तारीख में हथियार हैं, हमें पहले उसको अच्छी तरह से यूज करना चाहिए। यूज करने से मतलब है कि जो हमको जागरूकता फैलाने वाली हमने बात करी, वो रैम्पेंटली यूज होनी चाहिए। सरकार को अपनी तरफ से ठोस कदम तो उठाने ही चाहिए, किंतु सरकार को खुद भी एक रोल मॉडल बन के सामने आना चाहिए कि सरकार जो करेगी वही जनता के दिमाग में प्रतिबिंब बैठेगा और जनता भी वही फॉलो करेगी। इसको चाहे सख्ती से लागू किया जाए, चाहे प्यार से लागू किया जाए, चाहे रोल मॉडल बन के लागू किया जाए। तीसरी चीज आती है मेडिसिन का रोल, उसको रैम्पेंटली अवेलेबल कराकर यूज करना चाहिए। जो आपने एक बोला कि नई शोध, वह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। आज की तारीख में कुछ वैज्ञानिकों ने इस प्रकार की दवाइयों पर फोकस करना शुरू किया है वो कैटेगरी वाइज वो वैक्सीन ही हैं, पर उन वैक्सीन का उद्देश्य है जिन व्यक्ति को कोरोना हो जाता है उसको माइल्ड डिग्री में ही रोका जाए। माइल्ड से जो मॉडरेट या सीवियर डिग्री के कोरोना के इन्फेक्शन होते हैं उनमें जाने से रोकने के लिए वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो गया है। तो यह बहुत ही एक नई प्रकार की शोध है जो कि यूएस में लोगों ने यूज करना शुरू कर दिया है। माइल्ड डिग्री ऑफ कोरोना जो कि आगे ना बढ़ पाए, एक सिंगल डोज ऑफ इंजेक्शन लगाया रेग्नारॉन का और उसके बाद सेकंड जो मॉडरेट टू सीवियर डिग्री ऑफ कोरोना होता है वो प्रिवेंट हो जाता है ऑलमोस्ट 80 to 90% लोगों में। तो ये बहुत ही नई शोध है जो कि रैम्पेंटली यूज होनी चाहिए, इंप्लीमेंट होनी चाहिए और इंडिया के अंदर भी आनी चाहिए। ठीक है, मैं वंदना जी जरा जल्दी से इस पर जवाब लेना आपसे चाहता हूं कि अब सबसे बड़ी चीज ये है कि हम लोगों को जागरूक कर पाए, लेकिन लोगों के मन में एक बड़ा सवाल यही है कि पॉलिटिकल रैलियां चल रही हैं, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, इन जगहों पर तो कोरोना का प्रभाव देखने को मिलता है, लेकिन पश्चिम बंगाल में कुछ नहीं होता क्योंकि कैंपेनिंग वहां पर हो रही है। नेता होते हैं, चाहे किसी भी राजनीतिक दल का नेता हो, सब वहां पर नियमों की अवहेलना कर रहे हैं और इसीलिए लोगों के मन में एक भाव ये बन चुका है कि कोरोना तो है नहीं। तो इसलिए क्या पॉलिटिकल जो रैलियां हैं उन पर रोक भी लगनी चाहिए या फिलहाल की स्थिति को देख करके इलेक्शंस को रोक भी देना चाहिए, स्थगित कर देना चाहिए कुछ समय के लिए? शुभेंदु, आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो रैलीज चल रही है उससे हमारी भी जो हम इस चीज को भी ऑब्जर्व कर रहे हैं और इसके बारे में बात भी कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि इलेक्शन कमीशन ने भी ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। यहाँ पर मैं एक पार्टी का नहीं कहती, लेकिन सभी पार्टीज की रैली चल रही है। लेकिन एक चीज है, जब वेस्ट बंगाल के इलेक्शन अनाउंस हुए थे, जब शुरू हुए थे, तब कोरोना का ऐसा कुछ वेव सामने नहीं आई थी। जब अब वेव सामने आ गई है तो इस चीज को लेकर एक ऑल पार्टी मीटिंग भी है। मुझे लगता है कुछ ना कुछ जो है चेंजेस बहुत जल्दी
1 या 2 दिन में हमारे को मिल जाएंगे और ये जो एक सामने मुद्दा आ रहा है रैली को लेकर उसको भी हम रोकने में कामयाब होंगे। ठीक है, मैं जरा जल्दी से निकिता जी मैं जल्दी से रिएक्शन ले रहा हूं सभी से। वीकेंड लॉकडाउन कितना सही है? दिल्ली सरकार ने जो कदम उठाया, आपको लगता है कि हरियाणा में भी ऐसे कदम उठाने चाहिए? क्योंकि बाकी पूरे हफ्ते काम चलता रहे, आर्थिक गतिविधियां होती रहे, इससे प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जब वीकेंड होगा तो उस वक्त किसी भी तरीके से कर्फ्यू लगा दिया जाए, आवाजाही को थोड़ा कम कर दिया जाए ताकि जो इस चेन को कुछ हद तक रोका जा सके। ये सही कदम है क्या? बिल्कुल शुभेंदु, मेरे हिसाब से इस वक्त जिस तरह के हालात और जिस तेजी रफ्तार से जो कोरोना फैल रहा है उसको देखते हुए कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे मजबूरन, बट कंप्लीट लॉकडाउन सोल्यूशन डेफिनेटली नहीं है। वीकेंड कर्फ्यू, वीकेंड लॉकडाउन नेसेसरी है ताकि हम इसको सब जो इसका वेव है उसको हम कर्टेल कर पाए। बट यहाँ पर मैं फिर कहना चाहूंगी कि वेंटिलेटर्स की जो है सुविधा प्लीज प्रोवाइड की जाए, क्योंकि अभी तक एक वेंटिलेटर सरकार की ओर से नहीं आया है हमारे प्रदेश में। ऑक्सीजन की कमी यहाँ पर है। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के हालात जाके देखिए, बहुत ही बदतर है। पिछले साल से आज कोई किसी तरह का अंतर नहीं आया है। आइसोलेशन वार्ड्स अगर आप जो इन्होंने बनाए हैं वो भी उसकी हालत बहुत ही गंदी है, जिसमें बाथरूम तक भी सही नहीं है। वहां पर कोई भी डॉक्टर नहीं आता, कोई भी नर्स नहीं आती। अगर जब तक ये चीजें नहीं इंप्रूव होगी हम इस कोरोना महामारी से नहीं जूझ पाएंगे। ठीक है सुखवंत जी, ये सरकारी अस्पतालों पर भरोसा क्यों नहीं? इस बात को तो आपने भी उठाया ना, तो सरकारी अस्पतालों पर आखिर भरोसा क्यों नहीं बन पा रहा है? शुभेंदु भाई, जब इस प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री का भरोसा सरकारी अस्पतालों पर नहीं है तो फिर आम जनता कैसे करेगी? आपने देखा नहीं क्या कहा मेडिसिटी जाके वो एडमिट हुए हैं। और देखो शुभेंदु भाई, पिछला 1 साल इन्होंने थाड़ी बजाते हुए निकाल दिया। कोई ऐसा कोई स्टेप उठाया क्या? राजनीति करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी खुद जाकर के ताड़ियां पीट करके बंगाल के अंदर रैलियां करते हैं। ये कितने सीरियस हैं? ये यहाँ पे बैठ के खुद राजनीति करते हैं और प्रदेश की जनता को एक श्वेत पत्र जारी करें कि मार्च 2020 से आज अप्रैल 2021 तक सरकार ने, हरियाणा प्रदेश की सरकार ने क्या अरेंजमेंट किए। सिर्फ इस बात के अतिरिक्त तो इन्होंने राजनीति की, ताड़ी और थाड़ी बजाते रहे, बेवजह के लोगों को परेशान करते रहे, व्यापार को ठप कर दिया। इन्होंने पूरे प्रदेश की आर्थिक जो स्थिति है उसको बदतर कर दिया। ठीक है, समय ज्यादा इजाजत नहीं देता आगे बढ़ने के लिए सर। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों के कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। लेकिन जरा कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपके सामने एक सवाल रखा था, जरा एक बार फिर से आपको वो सवाल दिखाते हैं। और सवाल टीवी स्क्रीन पर आपके सवाल ये कि कोरोना के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए क्या हरियाणा में भी मिनी लॉकडाउन लगना चाहिए? हाँ और ना में आपको अपना जवाब देना था। जरा दिखाते हैं आपको कि आपकी तरफ से इस सवाल का क्या जवाब दिया गया है। तो 61% लोगों की तरफ से कहा गया है कि हरियाणा प्रदेश में बढ़ते कोरोना को देखते हुए मिनी लॉकडाउन लगा देना चाहिए और 39% लोगों की तरफ से इस पर ना में जवाब दिया गया। तो यानी कि आम हरियाणा प्रदेश के लोग भी ये चाहते हैं कि सख्ती बरत ली जाए, क्योंकि जान है तो जहान है। और इसी आधार पर अब इसको लेकर के जनता ये चाहती है कि बेहतर तरीके से प्रभावी कदम उठाने चाहिए और उसके बाद आर्थिक गतिविधियों को बेशक आगे बढ़ाया जाए। फिलहाल के लिए बस उतना ही।